हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है एक नई स्टोरी में। इसे मैं ला रही हूँ हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी की खुशी में। हाँ, मैंने कहा था कि अगर 80 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते, मतलब मैंने तो 100 का गोल रखा था, बट मैंने उसको कम करके 80 कर दिया था, बट नहीं हुआ। स्टिल मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया एंड मुझे प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए मैं रुकी हूँ, वरना मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहती थी, बट अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो मैं अब दिल से करूँगी। और अभी जो है, आई डोंट थिंक कि मैं ये मंथ और जनवरी के हाफ तक, मतलब 15 जनवरी तक, आप लोग समझ लिए, उतना ज़्यादा जो है मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगी। इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर मुझसे बन पड़ता है तो मैं कर दूँगी, अगर नहीं बन पड़ता तो मैं नहीं कर सकूँगी। और इस स्टोरी का आइडिया मुझे आप में से ही एक ने दिया है। उसने मुझे बहुत बार ऐसा बोला है, मतलब पर्सन ने मुझे कांटेक्ट करके उसने बोला कि मैं उसका नाम ना लूँ, इसी वजह से मैं उसका नाम नहीं लेती हूँ। आप चाहो तो उसका नाम देख सकते हो, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में ही उसने कमेंट किया था कि उसको किस टाइप की स्टोरी चाहिए, इसी वजह से वहाँ पर अभी तक है वो कमेंट। अब ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आयुष को, जो कि एक कंपनी का सीईओ होता है एंड वो अपने चेयर पे बैठा हुआ था एंड वो काम कर रहा था। उसी के बगल में जो है उसका सेक्रेटरी, जो कि हमारा आयुष है, वो खड़ा हुआ था। क्रिश आयुष को एक कप कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है, इसी वजह से वो चला जाता है कॉफ़ी लाने के लिए। उसके जाते ही क्रिश अपना पूरा भेस ही बदल लेता है, मतलब उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है एंड वो परेशान होते हुए अपने सिर को उसी फाइल में पटकने लगता है और बोलता है, मुझे कुछ नहीं आ रहा करना, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मैं क्यों हो गया हूँ। एंड उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब आयुष आ रहा होता है, मतलब उसे देखते ही वो वापस से सीरियस मोड में आ जाता है। हाथ में पेन था एंड वो कुछ कर रहा था, मतलब हाथ से ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, पेन को घुमाते हैं ना, ऐसे घुमा रहा था एंड कुछ पेपर्स वगैरह वो पढ़ रहा था, या बोलो तो वो नाटक कर रहा था। उसको काम पे कोई मन नहीं लग रहा था। वो अभी 23 साल का था एंड अभी से ही उसको कंपनी में काम करना पड़ रहा था। उसके पापा वो रिटायरमेंट चाहते थे, इसी वजह से वो चाहते थे कि उनका बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने एंड उनके कंपनी को हैंडल कर पाए। इसी वजह से उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां वो एक एक करके डालते हुए जा रहे थे एंड उनका सबसे काबिल सेक्रेटरी थे, एम्प्लॉय थे आयुष, जिसको अब उन्होंने अपने बेटे क्रिस के लिए अपॉइंट किया था। आयुष अभी 28 साल का है। वैसे तो वो अनमैरिड है, बट उसका एक बेटा है, जो कि उसका बेटा नहीं है, उसकी बहन का बेटा है एंड उसके डेथ के बाद आयुष ने ही उसे संभाला है एंड उसने शादी ना करने का फैसला लिया है। वो काफ़ी शांत स्वभाव का मेच्योर इंसान है, जो अपने बेटे का ख्याल अच्छे से रख सकता है एंड अपने फैमिली का भी वो ध्यान रखता है, मतलब अपने माँ का एंड अपने बेटे का। थोड़ा सा हम क्रिश की तरफ चले जाते हैं। क्रिश काफ़ी चुलबुला सा लड़का है, बट उसके पापा के अचानक से जो है तबीयत खराब होने लगी थी। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनका बेटा अब उनका काम संभाले और वो रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते थे, उसके बाद ही इस दुनिया से जाना चाहते थे। इसी वजह से धीरे धीरे वो सब कुछ उसके ऊपर डाल रहे थे, जो कि क्रिश के लिए संभालना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। मतलब क्रिश के पापा को ऐसी कोई सीरियस वाली बीमारी नहीं थी, बस उम्र बढ़ने की वजह से धीरे धीरे वो बीमार होते जा रहे थे। क्रिस बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नॉटी था एंड उसकी माँ की डेथ के बाद से उसके पापा ने उसमें किसी भी तरीके से जो है नहीं चाहते थे कि उसको दुख छुए भी। इसी वजह से उसे जो चाहिए था उन्होंने सब कुछ उसके बोलने से पहले उसके सामने हाजिर कर दी थी। मतलब किसी भी चीज़ की कमी उसको कभी भी नहीं हुई है एंड वो हमेशा अय्यासों में अपने दोस्तों के साथ अय्यासी करने में, मतलब एकदम से बिगड़ा हुआ बच्चा था, जिसको अचानक से जिम्मेदारियाँ थमा दी गई हैं। अय्यासी मतलब उतना भी बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ऐसे ही दोस्तों के साथ कहीं पर भी चले जाना, घर पे जो है डैड की बातें ना मानना, डिसिप्लिन में नहीं रहना, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। ना ही वो शराबी जवारी था, ना ही जो है वो मतलब ऐसे ही किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर लेना, मतलब ऐसे टाइप का वो नहीं था। वो ऐसे तो क्लीन था, बट वो फिर भी अय्यासियाँ करते रहता था, कभी भी कहीं पर भी चला जाता था। मतलब हमारे यहाँ पर जिसे बिगड़ा हुआ बच्चा बोलते हैं, अचानक से उस पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई थी। तुम समझ सकते हो, इसके बारे में मैं और ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम कहानी पे आगे बढ़ते हैं। पर क्रिस के दिल में कुछ और ही था। वो ऐसे जो है किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, ना ही किसी लड़के की तरफ आंख उठा के देखता है। पर उस दिन जब वो 18 साल का था, मतलब हुआ भी नहीं था, अभी कुछ ही दिनों में होने वाला था, वो किसी वेकेशन में गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब स्कूल ट्रिप में। वो घर वापस आ रहा था
एंड आने के बाद वो देखता है एक आदमी वो अपने उसके पापा के बगल में खड़ा हुआ है, उसके हाथों में कुछ फाइल्स है एंड वो एक ऑफिस अटायर में खड़ा हुआ था, काफी जवान लग रहा था। एंड उसके पापा कुछ अपने ही पार्टनर्स के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहे थे डिनर टेबल पे। वो आदमी वो चुपचाप खड़ा हुआ था एंड कुछ भी नहीं बोल रहा था। देन उसके पापा उसे बोलते हैं कि सीट लेने के लिए एंड उनके साथ डिनर करने के लिए। वो आदमी कुछ भी नहीं कहता बट फाइल्स को अपनी जगह रखता है एंड वो उनके साथ बैठ जाता है। उसके बाद कुछ कुछ डिटेल्स वो बताने लगता है। काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था वो आदमी। वो और कोई नहीं, वो हमारा आयुष था। उसके बाद कई बार कृष्ण ने आयुष को ऐसे ही देखा अपने घर पे काम करते हुए। कभी कुछ लाने के लिए उसके पापा भेजते थे, कभी कुछ फाइल के लिए या फिर कभी कपड़ों के लिए, मतलब उसके पापा शॉपिंग वगैरह करते थे वो घर पे पहुंचाने के लिए, या फिर कोई और काम के लिए वो आता जाता रहता ही था। ऐसे ही मीटिंग के लिए पिकअप करना, उसके पापा को ड्रॉप करना, बहुत कुछ वो करता था। तब इंटरेक्शंस धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बट उस दिन कृष्ण के दिल में जो है एक हार्ट बीट वो स्टार्ट हुई थी। जब भी वो आयुष को देखता था उसका हार्ट बीट वो तेज हो जाता था और उसे नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी एक आदमी के लिए। उस फीलिंग्स को उसने कभी भी कोई नाम नहीं दिया और ना ही उसके बारे में उतना ज़्यादा सोचा कि इसका कोई नाम भी होना चाहिए। पर जो छाप उसके दिल में पड़ा हुआ था वो कभी नहीं गया। अब जब वो कॉलेज में गया वो एक लड़की से मिला जिसका नाम उषा था एंड वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। भले कृष को शक था कि वो उससे प्यार करता है या फिर नहीं, या फिर आयुष उसे प्यार करता है या फिर नहीं, बट उसका दिल जानता था कि उन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। उसे पता था जैसे आयुष के लिए उसका दिल धड़कता है वैसे ही आयुष का दिल भी उसके लिए धड़कता होगा। बट कभी भी उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं देखा उसने। जब भी वो उषा के साथ उसके सामने क्लोज होता था, कभी उसके कमर पे हाथ रख के उसको खुद की तरफ खींचना, या फिर एक ही टेबल पे एक ही प्लेट से खाना खाना, बट कभी भी एक सिकन तक नहीं पड़ी आयुष के फेस पे। उसे पता नहीं क्यों इस वजह से काफी घुटन सी महसूस होने लगी थी। एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते मतलब वो चल रहा था, वॉक कर रहा था एंड कहीं पर उसे जाना था, वो लोकेशन उसे मिल नहीं रहा था, इसी वजह से वो उस एरिया पे घूम रहा था। एंड वो देखता है कि एक किंडरगार्टन से एक बच्चा पापा बोलते हुए काफी जोर से, मतलब जोर से आवाज करते हुए पापा बोलते हुए वो दौड़ रहा था। एंड जो आयुष है वो वहां पर उसे घुटनों पे आ जाता है एंड उस लड़के को गले लगा लेता है एंड उसके बाद उसे गोद में उठा लेता है एंड बोलता है पापा आ गए हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो जो छोटा सा बच्चा था वो स्माइल करते हुए अपने पापा के, मतलब आयुष के फेस को किस करता है एंड बोलता है क्यों ना करो, आप कितने स्वीट हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने हैंडसम हो, सबको पता चलना चाहिए ना कि इतना अच्छा सा जो दिखने वाला आदमी है वो मेरे पापा है। ये सुन के आयुष को स्माइल करता है। पहली बार आयुष को स्माइल करते हुए देखता है कृष। पता नहीं उसके दिल में अजीब सा ही हो रहा था। वो स्माइलिंग फेस उसके दिल में छप गई थी। वो उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहता था। इसी वजह से वो अपना फ़ोन निकालता है एंड ऐसे ही एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, फिर भी वह पिक्चर क्लिक कर लेता है। बट वो अपना चेहरे को छुपाते हुए मतलब ऐसे ही वहाँ से निकल जाता है ताकि आयुष उसे ना देख पाए। बट आयुष ने उसे देख लिया था, बस उसने कब इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। कृष को अभी भी रियलाइज नहीं था कि उसको आयुष पे क्रश है। पर जब उसने सुना कि कोई छोटा सा बच्चा आयुष को पापा बुला रहा है, ये सुन के उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। बट उसका स्माइल फेस जो था वो उसके दिल को काम भी कर रहा था। दोनों फीलिंग्स उसके अंदर जो है एक आग और एक पानी का काम कर रहा था। पर पता नहीं क्यों ये पानी उस आग को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होती। हम देखते हैं वो जाता है एक बार में एंड वो पीने लगता है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। उसके फ्रेंड्स भी थे उसके साथ। देन वो सब लोग मिलके वो उषा को कॉल करते हैं ताकि वो उसे पिकअप कर ले, क्योंकि वो सब भी ड्रंक हो चुके थे। क्रिस जो है वो कभी भी इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता, ना ही उसके फ्रेंड्स करते हैं। बट फिर भी आज आयुष नहीं, क्रिश, मेरा दिमाग घूम रहा है। मैं क्यों करती हूँ ऐसी गलतियाँ, मतलब मैं क्या करूँ मेरा दिमाग का। क्रिश उसके साथ देने के लिए उसके फ्रेंड्स भी ड्रंक हो चुके थे। इसी वजह से वो लोग भी घर नहीं जा पाते अकेले। इसी वजह से सब अपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुला रहे थे। यहाँ पर जो क्रिश है उसके लिए उषा को बुलाया गया था, उसी के एक फ्रेंड ने बुलाया था एंड वो उसे पिकअप करके लेके जाती है। वो कार लेके आई थी एंड पीछे वाले बैक सीट में वो उसे बैठा देती है एंड वो जो है लेट जाता है उसके ऊपर। इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। उषा ये देख के वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलती है, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या मतलब है, मतलब तुम तो ऐसे नहीं करते। जो क्रिश है वो जवाब देने के बजाय वो
उंगली पॉइंट करते हुए इधर उधर बोलता है कि ये क्या है, वो क्या है, एंड वो उसको परेशान करने लगा था। आधे रास्ते तक वो लोग पहुंच गए थे। उषा उससे पूछती है, क्या अब तुम्हारे दिमाग ठिकाने पे आया, क्या तुम ठीक हो? जो क्रिश वो थोड़ा सा होश में आ गया था एंड उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, मतलब उतना भी बेहोश नहीं था कि उसको आसपास का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब उसे सुनाई दे रहा था बट इसका मतलब ये नहीं था कि उसका पूरा नशा उतर गया था। वो बोलता है कि उसको किसी और ने पापा बोला, उसका कोई बच्चा है। ये सुन के जो है उषा बोलती है, ओह माय गॉड, तुम किसी मैरिड मैन के प्यार में पड़ गए हो। ये सुन के क्रिश उसकी तरफ काफी जो है मतलब पप्पी आई से देखने लगता है और बोलता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें ऐसा बोलना शोभा नहीं देता, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए उसके करीब जाने से। ये सुन के उषा बोलती है, मुझे पता है, पर तुम क्यों भूल जाते हो कि हमारा रिलेशनशिप वो सच्ची नहीं है। तुम्हें भी पता है कि क्योंकि हमारे मॉम्स वो फ्रेंड्स थे एंड वो चाहते थे बचपन से कि हम दोनों की शादी हो जाए, पर उनको कौन बताए कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है और मुझे लड़कियों में। ये सुन के क्रिश वो मतलब खड़ा होने की कोशिश करता है, जितना हो सकता था उसके हिसाब से वो खड़ा हो जाता है एंड पीछे से जो है वो हग कर लेता है। जो फ्रंट वाले सीट में जो लेफ्ट साइड में रहता है, जिसमें लोग बैठ सकते हैं, मतलब ड्राइविंग करते हैं, उनका तो राइट साइड वाला पार्ट होता है एंड लेफ्ट साइड में जो खाली सीट होता है उसमें उसको पकड़ के वो जो है झूलने की कोशिश कर रहा था। ये देख के उषा बोलती है, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या एक्सीडेंट करवाना है? ये सुन के क्रिश बोलता है, एक्सीडेंट तो मेरे लाइफ के साथ हो गया है, वो किसी और को पसंद करता है, उसकी शादी हो चुकी है, वो लड़कियों को पसंद करता है, और तुम बोल रहे हो कि एक्सीडेंट और कुछ इससे बुरा हो सकता है क्या? ये सुन के उषा बोलती है, देखो प्यार आते जाते रहते हैं, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिलहाल के लिए ये लोग 20 साल के हैं। उषा बोलती है, छोड़ो एंड चुपचाप बैठ जाओ। क्रिस जो है छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड उसे ही आयुष समझ के उसे ही गले लगा के वो रोने लग जाता है एंड बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें कब समझ में आएगा, मैं 2 सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, बट फिर भी तुम मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देते, और तुमने किसी और से शादी कर ली और तुम्हारा अब एक बच्चा भी है। एंड ये बोल के वो और भी ज्यादा रोने लग जाता है। उषा किसी तरीके से उसे संभालती है एंड उठा के उसके घर पे लेके जाती है। वहाँ पर जो आयुष है वो भी प्रेजेंट था, क्योंकि उसको कुछ फाइल्स जो है उनके घर में पहुंचाने थे ऑफिस से, इसी वजह से अब वो जो है वो घर जा रहा था। बट क्रिश को ऐसे ड्रंक देख के वो बोलता है कि क्या हुआ इसको। ये सुन के जो उषा है वो बोलती है, ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इसे अपने कमरे तक पहुंचाने में, क्योंकि यहाँ तक भी मैं काफ़ी स्ट्रगल करके लाई। वो लोग घर के अंदर आ चुके थे एंड जो आयुष है वो उसे अपने गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो काफ़ी हल्का सा था, बहुत ज़्यादा भारी नहीं था एंड आयुष वो काफ़ी मस्कुलर था। जब आयुष ने क्रिश को गोद में उठाया, क्रिश जो है वो उसको उसके गले से लग जाता है, मतलब पकड़ लेता है ऐसे, बट आयुष ने उसको टाइटली होल्ड करके रखा एंड ऐसे मतलब पिगी बैंक लेते हैं ना पीछे से, वैसे ही सामने से उसे गोदी उठा के वो लेके जा रहा था उसे एंड काफ़ी एफर्टलेसली जा रहा था। इसी वजह से जो उषा है वो बोलती है, आपका स्ट्रेंथ वो तो माइंड ब्लोइंग है। ये सुन के आयुष कुछ नहीं करता, बस उसका फेस जो भी स्ट्रेट था, एकदम पोकर सा फेस, वो भी स्माइलिंग हो चुका था एंड वो स्माइल कर रहा था। जो क्रिश है वो इससे देखता है एंड उसकी तो जल जाती है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है एंड वो मतलब काफ़ी गुस्से भरे नज़रों से उषा की तरफ देखने लगता है, जो कि उषा ने नोटिस नहीं करे थे क्योंकि वो तो आयुष के साथ बातें करने में बिजी थे। एंड इस जलन के मारे क्रिश जो था उसका पूरा नशा उतर चुका था एंड वो काफ़ी टाइटली हग कर लेता है आयुष को एंड ऐसा जता रहा था कि वो उसका है ना कि किसी और का। एंड जो है वो उसके गले के सामने जाता है, मतलब जहाँ पर ओमेगा वर्स में जो मार्किंग होती है ना, मतलब कंधे और गले के बीच में, वहाँ पर जाके वो काट देता है ऐसे, जैसे कि वो उसका ओमेगा है एंड वो उसको मार्क कर रहा है। एंड ये देख के जो है मतलब ये महसूस करके आयुष वो करता है एंड बोलता है, छोड़ो मुझे। देन जो उषा है वो भी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो काफ़ी तेज से बाइट कर देता है जैसे कि वैम्पायर हुआ एंड खून भी निकल चुका था एंड उस खून को वो सक करने लग जाता है। उसके बाद मतलब वो लोग उसके कमरे में पहुंच गए थे एंड वो उसके दरवाजे के सामने खड़े हुए थे एंड जो क्रिश है वो उसके ऊँट को जहाँ पर उसने काटा था उस बाइट मार्क को वो उस पर लिक करने लग जाता है। जो आयुष है उसको वहाँ पर दर्द भी हो रहा था एंड टिकल जो होते हैं ना, गुदगुदी, वो ऐसा महसूस हो रहा था। जो आयुष है वो जल्दी जल्दी उसे जाता है एंड उसको उसके बेड पे सुला देता है एंड जो क्रिश है वो अभी भी उसको ऐसे ही लिपटे हुए था और उसका हाफ बॉडी वो अभी भी उसके बेड पे था, मतलब उसके पैर उसके बेड पे थे, बट वो आयुष को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी, उसका पैर नहीं, मतलब उसे ऐसे बैठा, मतलब
क्या बोलूं, पीछे वाला हिस्सा वो उसको वहाँ पर रखा था, बट वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड उसे काफ़ी कस के उसने गले लगाया था एंड बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। एंड वो काफ़ी कस के उसे गले लगा लेते हैं एंड उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। बट जो आयुष है वो उसे छुड़ा देता है एंड बोलता है मुझे घर जाना होगा, मेरा बच्चा वो मेरे बिना नहीं सोता, सॉरी गाइस मैं जा रहा हूँ। देन उसे उन दोनों को बाय करता है एंड ग्रीट करके वो वहाँ से निकल जाता है। जो उषा है वो देखती है जो आयुष वो मतलब ऐसे रो रहा था, मतलब उसकी जो है ऐसा लग रहा था कि उसको 50 दिन से खाना नहीं मिला, ऐसे रो रहा था कि उसका और वो उसका खाना वो छीन गया है। उसके आंखों से ये मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। उषा जाती है उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है तुम लड़के हो, लड़के कब से इतना ज़्यादा रोने लग गए, वो तो इतना ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होते हैं। ये सुन के क्रिश वो बोलता है तुम उसके साथ हंस के क्यों बात कर रही थी। अब जो है वो अपने घुटने पे जो है खड़ा हो जाता है एंड उसके गले को दबाते हुए उसको नीचे पिन कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरा है और तुम उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जो उषा थी वो सफोकेट होने लगी थी एंड उसका हाथ वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेट होते हुए किसी तरीके से उसको छुड़ा लेती है एंड जो काफ़ी तेज़ से उसको धक्का देते हैं, जिस वजह से क्रिस जो है वो नीचे गिर जाता है। एंड उषा वो खांसते हुए उठती है एंड बोलती है तुम इनसे प्यार करते हो तो उनसे बोलो ना, तुम मेरे गले पे क्यों हाथ डालो, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझे मार डालोगे। ये सुन के जो है क्रिश वो अपने होश में आता है एंड वो खुद को शांत करवाता है। देन वो अपना हाथ ऐसे बढ़ाता है एंड उषा उसके हाथ को पकड़ती है एंड उसे उठाती है एंड बोलती है शांत हो जाओ, अभी तुम ड्रंक हो ना, इसी वजह से शायद से ऐसे बिहेव कर रहे हो। क्रिश बोलता है माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है मेरा गुस्सा वो मेरे सर पे चढ़ गया था, इसी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। बट तुम आइंदा से उसके साथ हंस के बात नहीं करोगे। ये सुन के उषा बोलती है नहीं करूँगी पापा, प्लीज़ मेरे साथ फिर से ऐसा मत करना। देन वो जो है काफ़ी हाँफते हुए सांस लेने लगती है एंड वहाँ से निकल जाती है। फिर वो वॉशरूम में चला जाता है, ऐसे नहाता है एंड देन वो वापस आके कमरे पे अपना सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष को, वो थका हारा घर आता है, वो बच्चा उसके गले पे मतलब गले से लग जाता है उसके एंड आयुष उसे गोद में उठा लेता है। वो नर अदर देन हमारा अयान है एंड वो काफ़ी प्यार से उसको उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है दादा आप आ गए हो। आयुष स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ, दादी कहाँ पर है। देन वो बच्चा बता देता है उसे कि कहाँ पर है। देन उसको चेक करने के बाद उसको गोद से उतारता है एंड बोलता है अभी मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। ये सुन के वो बच्चा हाँ में सिर हिला देता है और बोलता है ठीक है मैं बैठता हूँ यहाँ पर। देन बोलता है कि मैं क्या 5 मिनट जब तक आप आते हैं तब तक टीवी देख सकता हूँ, काफ़ी मासूमियत से बोल रहा था। आयुष स्माइल करता है एंड उसके फेस को सहलाते हुए बोलता है 5 मिनट देख सकते हो, जब तक मैं नहीं आता तब तक नहीं। ये सुन के जो बच्चा था मतलब अयान था वो अपना सर झुकाते हुए थोड़ा सा मायूस होके ही बट थोड़ा सा खुशी भी था एंड बोलता है कि थैंक यू। देन जो आयुष है वो चला जाता है नहाने के लिए। वो बच्चा टीवी ऑन करते हुए कार्टून लगाता है एंड देखने लग जाता है। दूसरी तरफ क्रिस जो है वो बिना खाना खाए ऐसे ही जो है करवटें बदलते हुए, उसको नींद नहीं आ रही थी ना ही भूख लग रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आज हुआ तो हुआ क्या, बट इतना वो श्योर था कि वो आयुष को पसंद करता है एंड वो किसी भी तरीके से उसके आगे अच्छा बनना चाहता था। अभी से उसकी हार्डवर्क वो शुरू हो गई थी, वो किसी भी तरीके से आयुष के आगे एक अच्छा लड़का बनना चाहता था। हो सकता है कि वो उसका लव ऑफ द लाइफ ना बन पाए, बट वो नहीं चाहता था कि आयुष उसे हेट करे या फिर घृणा की नज़रों से देखे। इसी वजह से कल से वो लग जाता है अपने काम पे, हर रोज़ जॉगिंग करना, अपने पापा की हर बात मानना, टाइम से कॉलेज जाना, पढ़ाई के लिए ध्यान देना। बट फिर भी वो बस इन सब चीज़ों का प्रिटेंड ही कर पाता है। बट वो हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। सो सारी कहानी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर जो है वो हेल्थ कॉन्शियस तो हो गया था बट पढ़ाई करने में वो अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, अपने काम को सीखने में वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। देन उसका इंटर्नशिप वो स्टार्ट हो जाता है एंड वो हर रोज़ वहाँ पर आयुष को ही देखता रहता था। भले ही जो मतलब क्या होता है इंटर्न का एक सुपरवाइज़र होता है ना जो उसको सिखाता है सारा काम, मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, तो वो उसका काम सिखा रहा था बट फिर भी वो हमेशा आयुष के पास चला जाता उससे मदद मांगने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। वो बस आयुष के साथ बातें करने का बहाना ढूंढता था। यहाँ पर अभी ऑफिस में किसी को भी नहीं पता था कि वो इस कंपनी का ओनर का बेटा है। वो सीक्रेटली वहाँ पर काम कर रहा था, काम सभी बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन ऐसे ही वो अपने पापा एंड आयुष के साथ एक डिनर पार्टी में गया हुआ था और भी 2-3 उनके ऑफिस से थे एंड 2-3 सेक्रेटरी भी थे।
यहाँ पर उषा भी आई हुई थी क्योंकि वो भी काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी एंड वो वहाँ पर क्रिश को देख के काफ़ी खुश हो गई थी एंड वो दोनों जो है अपना ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इवन दो काम भी सीख रहे थे। जो उषा थी वो भी काम सीख रही थी अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, और यहाँ पर क्रिश भी वही कर रहा था। बट जब वो देखता है कि आयुष जो है वो एक लड़की के साथ बातें कर रहा है हंस हंस के, जो कि एक ओनर थी किसी एक कंपनी की, एंड उनके साथ उनका डील होना था, इसी वजह से उसको काफ़ी हंस के मुस्कुरा के उनसे बातें करनी पड़ रही थी। जबकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था हमें, तुम्हें, हम सबको, बट क्रिश को नहीं, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट वो लेडी उसके साथ इंटरेस्ट दिखा रही थी, कभी कभी उसको टच भी कर रही थी, उसके कंधे को ऐसे पकड़ लिया, या फिर ऐसा बोलो कि उसके साथ जो है मतलब उसको टच करने की कोशिश कर रही थी, उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी। एंड जो आयुष है उसको भी अपना काम निकालना था, इसी वजह से वो स्माइल करते हुए उसके साथ बातें कर रहा था, उसका साथ दे रहा था। वो नन अदर देन हमारी जिया है। एंड वो जल कुकड़ा बनते हुए, मतलब वो इतना चल रहा था कि उसकी पूरी बॉडी से आग निकलते हुए हमारी उषा को दिख रहा था। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है वो, जब आयुष उस लड़की के साथ ऐसे बात कर रहा। ये देख के जो उषा है वो बोलती है शांत हो जाओ, उसके कंधे को ऐसे थपथपाते हुए, मतलब सहलाते हुए धीरे से वो बोलती है तुम शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ, हैंडल करती हूँ। देन वो एक ड्रिंक लेती है एंड ऐसे ही उनके साथ चीयर्स करने के लिए चली जाती है, उनके साथ बातें करने के लिए चली जाती है। देन ऐसे ही वो तीनों बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। जो हमारी उषा है उसकी इंटर्नशिप वो ख़त्म हो चुकी थी एंड अभी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आई थी, इसी वजह से वही वहाँ पर अपना काम निकालने की कोशिश कर रही थी, मतलब अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। बट उसका जो है अच्छा दोस्त था क्रिश, और सभी के सामने में तो वो उसका बॉयफ्रेंड था, इसी वजह से वो उसकी मदद करना चाहती थी किसी भी तरह से। देन वो ड्रिंक लेके जाती है, उसके साथ बातें करने लगती है एंड बातों बातों में वो जो वाइन था, वाइन का ग्लास, वो उसमें उड़ेल देती है एंड वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, बोलती है ओह माय गॉड आई एम सॉरी। एंड जो है उसके फेस, मतलब उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। उस लड़की को भी, मतलब जिया को भी पता था कि वो जानबूझ के ऐसी कर रही है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाती एंड वो चली जाती है वॉशरूम में उसको साफ करने के लिए, क्योंकि वो पूरे वाइट ड्रेस में थी, इसी वजह से उसका पूरा ड्रेस खराब हो जाता है एंड वो जो है चीखने की कोशिश कर रही थी, उसको चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे भी बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हुई है। देन जो उषा है वो आयुष के साथ बातें करने लग जाती है एंड वो दोनों का बातें करते हुए देख के जो है हमारा क्रिश वो जल रहा था, बट उतना जो है उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, उसको बस अंदर से अजीब सा लग रहा था, जलन हो रहा था उसका, जैसे जो हार्ट है उसमें आग लग गई थी, ऐसा लग रहा था उसमें जैसे पत्थर गिर रहे हो, कोई पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर उसके छाती की तरफ फेंक रहा है एंड वो उसके जो है चेस्ट पे लग भी रहा है, इतना दर्द हो रहा था उसे। वो उनके क्लोज जाता है एंड वो तीनों अब बातें करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, बिजनेस वाली बातें ही। एंड जो क्रिश है वो सीखने की कोशिश कर रहा था, बट उसके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। कट टू हमारे क्रिश का 23rd बर्थडे, वो केक कटिंग कर रहा था एंड उसके पापा जो है उस पर जिम्मेदारियाँ और जिम्मेदारियों का बोझ और एक जो है उसके ऊपर रखने की सोच रख रहे थे। मतलब क्या बोलूँ, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शब्द यूज़ कर सकती हूँ, बट और एक भार वो डालना चाहते थे, मतलब अब उसे वो CEO बनाना चाहते थे, क्योंकि उसका प्रमोशन होके मतलब चला गया था काफ़ी ऊपर, बट फिर भी वो इतना लोड नहीं कर पा रहा था। बस वो आयुष की ऐसी शक्ल को देख के वो कर लेता था, इसी वजह से उसके प्रमोशंस हो जाते थे एंड आज वो अनाउंस करने वाले थे हमारे क्रिश को एज ए CEO ऑफ हिज कंपनी। केक कटिंग वगैरह हो जाते हैं, यहाँ पर बॉल हो रहा था, डांस हो रहा था एंड अचानक से उसके पापा माइक लेते हैं एंकर से एंड बोलते हैं कि आज मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। मेरे बेटे के 23वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपना कंपनी उसे कम्प्लीटली हैंडओवर करना चाहता हूँ। जो हमारा क्रिश था उसके हाथ में जो केक था, मतलब वो खा रहा था मजे से, वो गिर जाता है एंड वो हाँ करके अपने पापा की तरफ देख रहा था एंड वो बोलता है अभी मेरा जितना काम है वही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूरी कंपनी का काम कैसे कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना। वो अंदर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, ऐसे ज़मीन पे अपने हाथ पीट रहा था, अपनी छाती पीट रहा था, अपने माथा पीट रहा था, बट वो बस इमेजिनेशन में ही वो सब कुछ कर पाता है, असलियत में उसे स्टेज में जाना होता है एंड जो है उसको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। कट टू प्रेजेंट में, जहाँ पर आज का दिन था, जहाँ पर जो हमारा
क्रिश वो आयुष को कॉफी लाने के लिए भेज रहा था एंड उसके बाद वो कॉफी लेके आता है एंड वो काम करने का नाटक कर रहा था। देन जो हमारा क्रिश वो उससे मदद मांगने लगता है और बोलता है ये सब तुम कर दो एंड उसके बाद मैं अप्रूव कर दूंगा। ये सुन के आयुष जो है वो ले लेता है एंड बोलता है ठीक है। देन वो चला जाता है वहाँ से। उसका जो है जो क्रिश का ऑफिस रूम था, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं कैबिन था, वहाँ पर वो ग्लास के लगे हुए थे जो बाहर से नहीं दिखते थे अंदर की तरफ, बट अंदर से आप बाहर देख सकते हो ऐसे टाइप का। एंड वो बाहर देख रहा था कि आयुष वो कैसे काम कर रहा है एंड वो उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था कि वो कितना अच्छा दिखता है, वो कितना अच्छा है, एकदम शहद जितनी जो कभी खराब भी नहीं होती। बट जब हम शहद की बात करते ही हैं तब मधुमक्खी कहाँ से नहीं भिनभिनाएगी। उसके इर्द गिर्द बहुत सी लड़कियाँ, इवन दो लड़के भी पड़े हुए थे एंड उसके अगल बगल से जा रहे थे, उससे मदद मांग रहे थे। एंड जो क्रिश है उसको हमेशा से यही लग रहा था कि सभी को उसी के आयुष में इंटरेस्ट है एंड वो उस सब लोग जो है आयुष को उससे छीनना चाहते हैं। बट आयुष अभी तक उसका है ही नहीं तो उससे छीनेंगे कैसे। देन जो है क्रिश जो है वो किसी भी तरीके से उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड अपना रिमोट उठाता है जिसमें जो है बाहर का व्यू भी लॉक हो जाता है, उसको बंद कर देता है एंड वो अपने काम पे ध्यान देने लग जाता है। एंड वो सीरियसली काम कर रहा था बट फिर भी वो बार बार देखना चाहता था कि आयुष क्या कर रहा है। इसी वजह से हर 5 मिनट में वो एक बार जो है उसको खोलता था, मतलब वो ऑन करता था एंड बाहर की व्यू देखता था। एंड जब देखता था बहुत सारी लड़कियां उसके आयुष के इर्द गिर्द घूम रही है तब वो वापस से बंद कर देता था एंड काम करने लग जाता था। ऐसे लगभग उसने 10 बार किया और अब जो है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था टाइम। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 20 दिन। उसके बाद मिस जिया जो थी वो कुछ काम के लिए उनके कंपनी में आती हैं एंड वो आयुष को ताड़ने लगती है क्योंकि आयुष काफ़ी गुड लुकिंग था एंड काफ़ी जो है उसका बॉडी भी अच्छा था, मतलब फिगर भी अच्छा था, हाइट भी अच्छा था, मतलब सब कुछ में वो परफेक्ट था। इसी वजह से जो हमारा क्रिश वो हमेशा इनसिक्योर सा लगता था, मतलब उसको जलन होती थी काफ़ी ज़्यादा किसी और को आयुष के आसपास देखते हुए। एंड जिया वो ऐसे ही देख रही थी, मतलब चेकआउट कर रही थी, उसके ऊपर से नीचे तक उसे देख रही थी। एंड जो क्रिश है वो तिरछी नजरों से वो देख रहा था कि कैसे जिया आयुष को चेकआउट कर रही है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जो जिया है देन वो क्रिश से मिलने के लिए आती है एंड उसके साथ बिजनेस की बातें करने लगती है। वहाँ पर आयुष भी खड़ा हुआ था एंड जिया जो है बातें करते हुए भी वो आयुष को देख रही थी एंड वो अपना पेन जानबूझ के नीचे गिरा देती है एंड उस पेन को उठाने के बहाने वो आयुष के जो है पैरों को टच करने लगती है अपने हाथों से ही। जो क्रिश है उसके आंखों से भी ये चीज़ नहीं छुपता, वो देख लेता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से जो है वो जिया को वहाँ से निकाल देता है एंड बोलता है कि इसका बकवास डील उसको साइन नहीं करनी है। जिया भी बोलती है कि तुम्हारे साथ कौन डील करना चाहता है, ये तो आयुष की वजह से, तुम्हारी सेक्रेटरी की वजह से, उसके पोलाइट नेचर की वजह से मैं यहाँ पर आई थी। उसने उस दिन पार्टी में मुझसे कहा था इस डील के बारे में, वरना मैं यहाँ पर नहीं आती। और तुमने मुझे ऐसे जलील किया ना, अब तुम भुगतोगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देन वो वहाँ से उठ जाती है एंड निकल जाती है काफ़ी गुस्से में। आयुष बोलता है आपने ऐसा क्यों किया, ये डील हमारी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। आपको अंदाज़ा भी है हमारी कंपनी वो बैंकरप्ट हो सकती है। ये सुन के जो क्रिश है वो बोलता है वो तुम्हें गंदे तरीके से टच कर रही थी, मैंने तुम्हें अब्यूज होने से बचाया है और तुम शायद से तुम एंजॉय कर रहे थे ना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन जो है वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों मीटिंग रूम में थे एंड जो हमारा आयुष है वो बैठ जाता है वो इसी मतलब एक चेयर में एंड वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैंने कितनी मुश्किलों से उन्हें मनाया था ये डील करने के लिए और इन्होंने क्या किया। वो तो सर ने मेरी कितनी ज़्यादा मदद करी है, इसी वजह से मैं इस कंपनी में टिका हुआ हूँ, वरना मैं कब का छोड़ के चला जाता। मैं यहाँ पर उनके काम करने के लिए हूँ, ना कि उनकी बेबीसिट करने के लिए। दिन वो खड़ा होता है एंड चला जाता है वहाँ से अपने काम करने के लिए। आज पहली बार आयुष उसके फेस पे जो है हर एक रिएक्शन हमें देखने को मिला। वो काफ़ी जल्दी गुस्सा नहीं होता है बट वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत करी थी इस डील के लिए, बट जो कि आज क्रिस की वजह से वो हाथ से निकल गया। वो कॉल करता है क्रिस के फादर के पास एंड उनको सब कुछ बोल देता है। वो ये सुनकर उसके पापा वो भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं एंड वो क्रिस को कॉल करते हैं एंड उसको काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाते हैं, जिस वजह से क्रिस वो जो है वो काफ़ी सहम जाता है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगता है एंड वो काफ़ी सैडी होके वो
मतलब क्या बोलते हैं, रोने लग जाता है एकदम छोटे बच्चों की तरह। अपने ही उस, क्या बोलते हैं उसको, मैं वापस से भूल गई, उस रूम पे, ऑफिस रूम पे जहाँ पर वो अपना काम करता है, कैबिन कैबिन कैबिन। क्रिस अपने घर पे खाना खा रहा था। 2 दिन बीत चुके थे, उसके पापा भी उसी के साथ बैठे हुए थे। 2 दिनों से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, बट आज उसके पापा बोल पड़ते हैं कि मिस जिया वो डील करने के लिए राजी हो गई है। ये सुनकर क्रिस वो बोलता है किस शर्त पे। ये सुन के जो है उसके पापा बोलते हैं वो आयुष से शादी करना चाहती है और उसके बदले वो हमें डील दे देगी। ये सुन के जो क्रिश है उसके हाथ से वो चम्मच जो है वो लूज हो जाता है, गिरता नहीं, उसके हाथों में अभी भी लगा हुआ था, बट वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है एंड इस वजह से प्लेट पे आके टकरा जाता है एंड वो काफ़ी शॉकिंग आइज से अपने पापा की तरफ देखने लगता है। देन वो बोलता है क्या आयुष वो मैरिड नहीं है। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं नहीं वो मैरिड नहीं है, हाँ उसका एक बेटा है बट वो भी उसका खुद का बेटा नहीं है। ये सुन के क्रिश बोलता है क्या मतलब है आपका, वो खुद का बेटा नहीं है तो फिर बेटा कैसे है, अडॉप्ट किया है। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं नहीं वो उसका बहन का बेटा है जिसको वो अपने बेटे समझ के पाल रहा है एंड शायद से उसने अडॉप्ट किया है उसे, उस बारे में तो मुझे नहीं पता। ये सुन के क्रिश बोलता है तो सच में वो सिंगल है एंड मिस जिया, और क्या आयुष आयुष मिस जिया से शादी करने के लिए मान गया है। ये सुन के उसके पापा वो बोलते हैं कि वैसे तो वो नहीं मान रहा था बट वो मेरे खातिर मान चुका है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसको ऐसे अफेंड करने के लिए। ये सुन के क्रिश बोलता है आप एक ऐसी लड़की के साथ डील करने के लिए मरे जा रहे हैं जो आपके सेक्रेटरी को हरास करती है। ये सुन के उसके पापा वो बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुन के क्रिश बोलता है वो आयुष को एक अलग ही नज़र से देखती थी और ये बात मुझे बहुत पहले ही समझ आ गई थी। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुन के क्रिश बोलता है उस दिन पार्टी में वो कैसे आयुष को टच कर रही थी आपने देखा नहीं। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं मतलब याद करते हैं और बोलते हैं मैंने नोटिस नहीं किया। देन क्रिश बोलता है उस दिन मीटिंग के दौरान भी उन्होंने आयुष को काफ़ी गंदे तरीके से देख रही थी, मतलब घूर रही थी अजीब तरीके से उसको, मुझे तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सा लग रहा था एंड उन्होंने जानबूझ के ऐसे पेन गिराया एंड ऐसे ऐसे टच करने की कोशिश करी थी। ये चीज़ जो है वो अपने पापा को बोलते हैं। देन उसके पापा बोलते हैं एक लड़की भी क्या इतनी बदतमीज़ हो सकती है। ये सुन के जो क्रिश है वो बोलता है कि क्या फिर भी आप चाहते हैं कि आप उसके साथ डील करें। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो क्योंकि ये डील हमारी कंपनी के लिए काफ़ी ज़रूरी है एंड वो आयुष को चाहती है एंड आयुष को मेरे खातिर मान भी जाएगा, बट वो लड़की वो कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की चाहती क्या है। उसने मुझे बोला कि उसको मेरी सेक्रेटरी चाहिए 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बेसिस पे, उसके बाद वो उसे कंपनसेशन भी देगी एंड उसको छोड़ भी देगी। ये सुन के कुछ बोलता है क्या गारंटी है कि 1 साल बाद वो लड़की आपकी सेक्रेटरी को छोड़ देगी या फिर उसके साथ ही बांध के रखेगी, पूरी ज़िंदगी के लिए कैद कर देगी। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं देखो मैं नहीं चाहता कि आयुष के साथ कुछ भी बुरा हो क्योंकि वो जब तुम्हारा उम्र का था तब वो मेरे पास आया था, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था एंड उसको पालने की जिम्मेदारी उसके माथे पे थी। उसकी माँ वो बीमार है एंड उसके इलाज की जिम्मेदारी भी उसके माथे पे थी एंड वो मेरे पास आके मदद मांगा था उसने, तब वो नया नया ही ज्वाइन हुआ था एंड उसने लोन लिया था मुझसे एंड उसको वो अभी तक चुका रहा है। वो इस बात का काफ़ी एहसान मानता है मेरा एंड जब उसने मुझे कहा मतलब जिया ने कि वो शादी करना चाहती है मेरे सेक्रेटरी से मतलब आयुष से, तब मुझे शक तो हुआ था बट वो इतनी गंदी लड़की है वो मैंने कभी नहीं सोचा था। बट हमारे कंपनी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये सुन के क्रिश बोलता है हम उषा से भी तो बात कर सकते हैं, उसके पापा के साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डील्स कर सकते हैं। ये सुन के जो क्रिश के पापा हैं वो बोलते हैं ऐसे अचानक से डील नहीं हो जाता। ये सुन के क्रिश बोलता है कि मैं उनको मना लूँगा एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है जो वो फंड करने वाले हैं वो मैं उषा के पापा को दे दूँगा एंड प्रॉफिट क्या हमारे अकेले की होने वाली है, उनकी भी तो होने वाली है। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं ठीक है तुम अगर फंडिंग ला सकते हो उसके पापा के पास से ही क्या किसी और के पास से भी तो भी कोई बात नहीं है, तो हमारा सेक्रेटरी मतलब आयुष बच सकता है। ये सुन के क्रिश बोलता है बस 1 हफ्ता चाहिए मुझे। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उषा थी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थी एंड वो दोनों
अपने बीच की मतलब पर्सनल टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे बेड पे। देन जो है उषा की माँ, वो उनको पता चल जाता है एंड उन्होंने जो है वो कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी। वो दोनों एक होटल रूम में थे। वो दोनों लड़कियां किसी तरीके से अपने कपड़े पहनती हैं एंड वो दरवाज़ा खोलती है। मतलब जो उषा है वो अंदर से ही देख सकती थी कि हाँ बाहर कौन है। वो चेक करके जो है देखने के बाद वो जल्दी जल्दी से कपड़े पहनती हैं एंड वो दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाती हैं कि वो दोनों तो बस फ्रेंड से सब कुछ वो छुपा देती हैं जो कुछ भी उनके पास था। देन जो है दूसरी लड़की जो थी उसकी गर्लफ्रेंड, वो जाके दरवाज़ा खोलती है। उसकी माँ वो अंदर आती है एंड देखती है कि जिया वो वहाँ पर बैठी हुई है आराम से एंड वो दोनों तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसा ही लग रहा था। एंड कुछ खाने पीने का भी सामान था जो वहाँ पर रखा हुआ था एंड जो उषा थी वो उनमें से ही कुछ खा रही थी। ये देख के उषा की माँ वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुन के उषा वो बोलती है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको अगर मुझे बुलाना ही था आप कॉल कर सकती थी। ये सुन के उसकी माँ बोलती है अच्छा कितनी बार कॉल किया है मैंने, क्या तुमने एक बार भी देखा है। उसके हाथ ही में फ़ोन था एंड वो देखता है कि 50 मिस कॉल्स थे एंड वो अपना फ़ोन ऐसे बंद करके रख देती है एंड बोलती है एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है वो बोल के वो चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास और कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल सकती है वो। उसकी माँ उसके करीब जाती है एंड उसे थप्पड़ मार देती है एंड बोलती है तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। ये सुन के उषा बोलती है कि क्या मतलब है आपका, क्या पता चल गया है आपको। दिन जो है उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे थोड़े थोड़े करके, ताकि जो है उसकी माँ को वो कन्विंस कर सके कि वो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। वो सच में गलत नहीं कर रही थी बट उसके माँ के हिसाब से तो गलत कर रही थी। उसकी माँ उसके कान पकड़ते हुए उसको खड़ा करती है एंड बोलती है क्या बोलने की कोशिश कर रही हो तुम यहाँ पर कुछ क्या कर रही थी। देन जो उषा है वो कान छुड़ाने की कोशिश करती है एंड बोलती है माँ प्लीज छोड़ दीजिए दर्द हो रहा है। देन उसकी माँ वो बोलती है देखो मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये सुन के उषा डरते हुए पूछती है क्या मतलब है आपका। देन जो है उषा की माँ उसकी डायरी को निकालती है जो उषा लिखा करती थी हर रोज़ उसे क्या करना है क्या नहीं, मतलब अपना शेड्यूल लिखा करती थी एंड उसमें मीटिंग विथ जीएफ लिख दिया था उसने एंड उसकी माँ को शक हो गया था एंड ऐसे ही मतलब आज पहली बार नहीं है। देन उन्होंने कई बार इस लड़के के साथ उसे देखा था एंड उनको पहले समझ में नहीं आया था बट एक दिन जो है उन दोनों को उन्होंने किस करते हुए देख लिया था पब्लिक जो वुमेंस के लिए वॉशरूम होते हैं ना उसके अंदर एंड उनकी माँ भी वहाँ पर ही थी एंड उन दोनों को वो ऐसे ही इंटीमेट हालत में देखने के बाद वो वहाँ से निकल गई थी उस वक्त। बट आज जब उन्होंने फिर से देखा कि मीटिंग हुई चेयर तो वो उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो यहाँ पर आई थी। देन वो डायरी में ये सब कुछ दिखाते हुए उसको सब कुछ बताती है। देन वो उसका फ़ोन छीनती है एंड उस लड़के के साथ उसका नाम पोलमी है जिसको हम पोलो बुलाएंगे। पोलो के साथ उसके जो है चैट्स वो दिखाने लगती है जहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी जो है इंटीमेसी वाला बातें भी हो रखी थी। इसी वजह से जो है उनको शक हो गया था। उन्होंने पहले भी एक बार उसका फ़ोन चेक किया था। देन ऐसे ही कमरे को सर्च करने लग जाती है एंड वो जो टॉयज़ होते हैं वो भी उनको मिल जाते हैं एंड बोलती हैं अच्छा 2 लड़कियाँ साथ में अगर तुम दोनों दोस्त हो तो ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो दोनों चुप हो जाती हैं एंड वो पोलो को कुछ भी नहीं बोलती एंड जो उषा है उसके हाथ को पकड़ के वो वहाँ से खींच के लेके चली जाती है। घर जाने के बाद उषा बैठी हुई थी एंड उसके फेस पे थप्पड़ का निशान साफ साफ दिख रहा था एंड उसके बाल भी बिखर गए थे, मतलब उसके जैसे कि उसको मारा पिटा गया हो, मतलब एक थप्पड़ ही मारा था ऐसा ही दिख रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। एंड उसकी माँ वो इधर से उधर जा रही थी, मतलब एक बार उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक एंड वो अपने पीछे हाथ करे हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं खड़ूस से शक्ल बना के वो घूम रही थी एंड उसके पापा के आने के इंतज़ार कर रही थी। वो बोलती है एक बार तुम्हारे पापा को आने दो उसके बाद मैं देख लूँगी तुम्हें। ये सुन के उषा बोलती है, मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये भी नॉर्मल है, वो कोई एबनॉर्मल नहीं है। उसकी माँ बोलती है कल ही हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे एंड या फिर किसी तांत्रिक के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे जो है वो नाम बोल देती है, गिना देती है कि किसके पास वो जा सकती है। देन उषा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जो ठीक हो सकता है, ये प्यार है। वो प्यार करती है पोलोमी से। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है अच्छा अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो फिर क्रिश वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के जो उषा है वो चुप हो जाती है एंड
उसके बाद उसकी माँ सस्पिशियस सी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है, तुम एक साथ टू टाइमिंग कर रही थी एंड तुम अब बोल रही हो कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। इसका मतलब क्रिश को तुम धोखा दे रही थी। उषा जो है वो चुप हो जाती है, क्योंकि अगर वो अपने जो सीक्रेट को है उसको तो बाहर आ ही चुकी थी, वो तो बाहर आ ही चुकी थी, बट वो नहीं चाहती थी कि क्रिस का जो सीक्रेट है वो भी बाहर आ जाए। तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो टू टाइमिंग कर रही थी एंड ताकि उन लोगों को शक ना हो, इसी वजह से उसने ऐसा किया। मतलब क्रिश को उनके सामने रखा एंड पीछे पोलो के साथ वो रिलेशनशिप में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश को, वो जो है काफ़ी क्यूटली, मतलब काफ़ी शांत बन के, एकदम अच्छा बच्चा बन के बैठा हुआ था उषा के पापा के सामने उनके ऑफिस में। देन वो अपने प्रोजेक्ट का फाइल उन्हें देता है एंड वो खोल के देखते हैं एंड बोलते हैं प्रोजेक्ट तो अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सुन के क्रिश वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा एंड मैं मतलब ऐसे तोतला के ही वो बोल रहा था, मैं सक्सेसफुल बना के दिखाऊँगा एंड हम 50-50 मतलब प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये सुन के जो है उसके पापा, मतलब उषा के पापा, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी मुझे प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्टडी कर लेने दो। देन वो बोलते हैं कि तुम कल आ जाना। ये सुन के क्रिश वो अपना फाइल लेता है एंड वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, वो काफ़ी थका हुआ सा महसूस कर रहा था। वो अपने मुंह से सांस लेने लगता है, अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। देन वो खड़ा होता है एंड धीरे धीरे चलते हुए एक टैक्सी के पास जाता है एंड वहाँ से बैठ के वो और एक जगह इन्वेस्टर ढूंढने के लिए चला जाता है। क्योंकि उनकी कंपनी लॉस में चल रही थी, इसी वजह से कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी में जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। इसी वजह से उसको 2-3 जगह से रिजेक्शन मिल जाती है, ऐसे ही कि कल आना है या फिर नहीं, हम अभी नहीं कर सकते फंड, और भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ थे। दिन वो रात में घर में था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो मन में बोलता है मैं किसी भी तरीके से मैं अपने आयुष को उस चाह के पास नहीं जाने दूंगा। वो मुझे जब पता चल गया है कि वो उसका बेटा नहीं हूँ, वो सिंगल है, मैं उसे हिट कर सकता हूँ, मैं उसके साथ रह सकता हूँ, एक बार ट्राई तो करना चाहिए मुझे। काफ़ी परेशानी के अंदर वो लेट जाता है। वो अपनी आंखों को एक नहीं कर पा रहा था, मतलब बंद करते हुए भी वो सो नहीं पा रहा था। इसी वजह से थोड़ी देर मतलब ऐसे ही रहने के बाद वो सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उषा के घर में उसके पापा को सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम उस लड़के से शादी करोगे, मैं बात करने वाली हूँ उनसे। ये सुन के उषा बोलते हैं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पोलो से प्यार करती हूँ, ना कि क्रिश से। क्रिश वो बस ऐसे ही था, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन के जो है उषा के पापा वो बोलते हैं कि क्या वो लड़का तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तुम्ही ने हमें बताया था एंड तुम ही चाहती थी उससे शादी करना। अब अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये सुन के उसके उषा बोलती है कि पापा प्लीज़ मेरी बात समझिए, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। अगर हम दोनों की शादी होती है तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे आप और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे आप अपने हाथों से। अपने दो ही नहीं, पोलो की ज़िंदगी भी आप अपने हाथों से बर्बाद करने वाले हो। ये सुन के जो है उसके पापा उसको थप्पड़ मार देते हैं एंड बोलता है कि तुम देखो 1 हफ्ते के अंदर तुम दोनों की शादी की सारी अरेंजमेंट होगी एंड मैं अभी बात करता हूँ क्रिश के पापा से। देन वो डील के बदले उन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। जो क्रिश के पापा थे उनको भी पता था कि क्रिश एंड वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन वो फिर भी सोचने के लिए टाइम मांगते हैं एंड वो जाते हैं रात में ही क्रिश से बात करने के लिए। क्रिश तभी ही सोया था, क्योंकि काफ़ी देर तक ऐसे ही करवटें बदलने के बाद आंखें बंद करते हुए लेटे लेटे उसको नींद आई थी, और जब भी मतलब नॉक करने की आवाज़ आई तभी उसकी नींद खुल जाती है एंड वो अपने दरवाजे को खोलता है एंड अपने पापा को अंदर आने देता है। देन उसके पापा अंदर आने के बाद बोलते हैं कि जो तुम्हारे अंकल है ना, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पापा, मतलब होने वाले ससुर जी। ये सुन के क्रिश वो कुछ नहीं बोलता, अपना सिर झुका के जैसे कि सहमति दे रहा है कि हाँ सच है, उसके आगे बोलिए। देन जो है उसके पापा बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए एंड उसके बदले वो हमें इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी हैं। ये सुन के जो है क्रिश थोड़ी देर तक सोचता है एंड बोलता है पापा मुझे उषा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि वो मुझे शादी करना चाहती है या फिर कुछ। तो अचानक से 1 हफ्ते के अंदर, आपको पता है ना हमारी उम्र ही क्या है, बस हम 23 साल के हैं। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं, ये उषा के पापा ने बोला है और मैंने भी टाइम मांगा है उनसे,
अगर तुम हाँ बोलते हो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्रिश बोलता है कि आप बस मुझे आज रात का टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से जवाब दे दूंगा कि मुझे क्या करना है। देन वो चले जाते हैं उसके कमरे से। देन क्रिश जो है वो सोचने लगता है, वैसे भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसे पता है कि उषा जो है वो कभी भी उसके साथ रहना नहीं चाहेगी, भले ही उन दोनों की शादी हो जाएगी, बट वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं एंड वो एडजस्ट करके रह सकते हैं क्योंकि वो इतने दिनों से एक दूसरे से प्यार करने का नाटक कर सकते हैं, तो आगे कुछ साल क्यों नहीं। बट वो नहीं चाहता कि जिया के साथ आयुष की शादी हो, क्योंकि जिया के इंटेंशंस उसको पता है कि वो आयुष को पसंद करती है एंड किस नज़र से देखती है। बट उषा के लिए वो डिफरेंट था, क्योंकि उषा उसको उस नज़र से नहीं देखती, उसके पास ऑलरेडी कोई है। नेक्स्ट डे हो जाती है एंड क्रिश वो हाँ बोल देता है। उसके बाद उसके पापा भी हाँ बोल देते हैं एंड एक हफ्ते के अंदर उन दोनों की शादी होने वाली थी। जब आयुष को ये पता चलता है उसके दिल में अजीब सा होने लगता है, एक बेचैनी सा, उसको जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। जो क्रिश के साथ रहने के बाद, उसके पागलपन को झेलने के बाद, उसको बेबी सीट करने के बाद उसके दिल में भी थोड़ा सा तो फीलिंग आ ही गया था। जब उसको पता चलता है कि उसकी शादी जिया से रोकने के लिए क्रिश खुद शादी के लिए मान गया है, तो उसको अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बट पता नहीं अंदर उसको अजीब ही होने लगता है, जो उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश है, दुखी है, जलन महसूस कर रहा है या फिर दर्द महसूस कर रहा है। वो अपने फीलिंग्स को मतलब मिक्स हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में उसके अंदर चल क्या रहा है। एंड मेरे घर वाले गप्पे लड़ाते हैं इतने ज़ोर से कि लोगों को लगेगा कि झगड़ा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, मुझे जितना लगता है कि नहीं सुनाई दे रहा होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कान के सामने आके गप्पे लड़ा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं जो है फर्स्ट फ्लोर में हूँ, वो लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं एंड वहाँ से गप्पे लड़ा रहे हैं। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उठान बोलते हैं, उठान में वो गप्पे लड़ा रहे हैं एंड मैं ऊपर हूँ, स्टिल मुझे आवाज़ आ रही है। एंड ये मिस्त्री वाले ये टंग 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 करते रहते हैं सुबह से शाम तक एंड ऊपर से यहाँ पर गाना बज रहा है क्योंकि कल शादी है किसी की। मेरा दिमाग कदा ही हो रखा है क्योंकि ये स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, हो जाएगी और थोड़ा सा ही बाकी है। कहानी पे वापस आते हैं, अगर ये सब मैं बोलती रही तो और ज़्यादा कंप्लीट नहीं होगी। उन दोनों की शादी की अरेंजमेंट में आयुष भी हिस्सा लेता है एंड साथ ही में करता भी है। जब वो देखता है कि एक एक दिन गुजरता है, मेहंदी हल्दी जो कुछ भी रस्में होती है वो एक एक दिन में होती है। जब रेडी होके क्रिश आता था, आयुष के दिल में भी अजीब सा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शादी नहीं होना चाहिए, वो नहीं होने देना चाहता ये शादी। अब आयुष के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स था, बट आयुष को ये अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट क्रिश को ये कब का रियलाइज़ हो गया था, आज शादी का दिन था एंड आज शादी थी। शेरवानी में रेडी था हमारा क्रिश, मतलब हमारा दूल्हा। मिरर में खुद को देख रहा था एंड पूछ रहा था क्या ये सही कर रहा है वो, क्या अपने प्यार को बचाने के लिए किसी और से शादी करना, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा। अभी तक वो कंफ्यूज था कि उसको ये करना चाहिए या फिर नहीं, बट वो अंदर ही अंदर अटूट था इस डिसीजन से कि उसे करना ही है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका आयुष उसे छोड़ के किसी और का हो जाएगा। एंड ऐसा भी नहीं था कि जिया काफ़ी अच्छी लड़की थी, वो अच्छी लड़की नहीं थी। उसके कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे जो कि उसके लिए टाइम पास थे, तो आयुष को भी वो यूज़ करके छोड़ने ही वाली थी। उससे बचाने के लिए उसे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तभी आयुष वो नॉक करता है, दरवाज़ा खुला हुआ ही था, इसी वजह से क्रिश अंदर आने के लिए इजाज़त दे देता है। उसे नहीं पता था कि कौन है बाहर। आयुष आता है, तभी क्रिश जो है मिरर में देख के अपना सहरा वगैरह जो कुछ भी उसने पहना था, वो क्या बोलते हैं गले में पहनते हैं उसको, क्या बोलते हैं भूल गई मैं एक नंबर की भुलक्कड़ होती जा रही हूँ दिन ब दिन। क्या बोलते हैं, मोतियों का होता है, हम लड़कियां ज़्यादा पहनती हैं उसको, हार बोलते हैं, हार फूलों वालों को नहीं बोलते क्या, आई डोंट नो, बट वो जो मोतियों का होता है उसको सही कर रहा था एंड वो अपने कपड़ों को भी सही कर रहा था एंड मिरर में देखते हुए वो अपने जो मेकअप वगैरह था उसको भी अप्लाई कर रहा था थोड़ा सा। दिन आयुष जब आता है, वो मिरर पे ही उसका परछाई वो देखता है, दिन वो पीछे मुड़ता है एंड बोलता है आयुष तुम यहाँ पर। ये सुन के जो आयुष है वो अपने सर को झुकाए हुए था, वो अपना सर को उठाता है एंड देखता है कि आयुष की आंखों में आंसू थे। ये देख के क्रिश उसके करीब जाता है, वो जो है उसको टच करना चाहता था, उसकी आंखों को
पोंछना चाहता था, आंखों को नहीं आंसू को पोंछना चाहता था। एंड वो बोलना चाहता था, क्या बात है, तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है, मुझे बताओ, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। बट वो ऐसा कुछ नहीं बोल पाता। वो बस पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो। ये सुन के आयुष वो बोलता है, तुम ये शादी मत करो प्लीज़। ये सुन के जो आयुष आयुष नहीं क्रिश है, वो स्माइल करते हुए बोलता है, ये शादी क्यों ना करूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्यों नहीं कर सकता उससे शादी। एंड वो पीछे मुड़ जाता है। आयुष जो है वो उसके करीब जाता है एंड वो उसे पीछे से हग करता है एंड बोलता है, देखो इतने दिनों तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कैसा फील करता हूँ, बट जब मैंने सुना कि तुम उससे शादी करने वाले हो तब मेरे दिल में अजीब सा दर्द होने लगा। जब भी तुम उसके करीब थे तब मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी, बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसको दबा के रखना चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था कि वो बाहर आए। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। ये सुन के क्रिस जो है वो आयुष का हाथ उसके जिस हाथों से उसने उसके वेस्ट को पकड़ा हुआ था वो छुड़ाता है एंड बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। आयुष बोलता है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मुझे पता है ये अजीब है, हम दोनों ही मेल्स हैं, हम दोनों मेन हैं, ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी एक मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया, किसी भी लड़की के लिए, किसी भी लड़के के लिए मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया जो तुम्हारे लिए मैं फील करने लगा हूँ। देखो मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोया। दिन वो अपने आंसू को वाइप करते हुए अपने हाथ को ऐसे दिखाता है एंड बोलता है, ये देखो ये आंसू ये तुम्हारे लिए है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के हो जाओ। ये सुन के जो है क्रिश वो भी अपने आंसू को रोक नहीं पाता एंड वो मुड़ता है उसकी तरफ एंड उसके फेस को पकड़ के डायरेक्टली उसे किस करने लग जाता है। आयुष को ये समझने में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, बट वो खुद को संभाल लेता है एंड वो भी उसे किस बैक करने लगा था। ये इन दोनों का ही फर्स्ट केस था, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के फर्स्ट लव थे। 5 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों ही हाँफते हुए, अभी भी उनका सलाइवा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ऐसे ही मैडली उन दोनों ने डीपली उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। एंड वो हाँफते हुए बोलते हैं, मतलब आयुष बोलता है, क्या आप भी तुम इससे शादी करने वाले हो। क्रिश थोड़ा सा पॉज होता है एंड बोलता है, मुझे अभी भी उससे शादी करनी पड़ेगी एंड मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देन वहाँ पर एक रोज़ रखा हुआ था, वो उठाता है एंड अपने घुटनों पे आ जाता है एंड आयुष को प्रपोज करता है। बोलता है, आयुष आई लव यू। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है, बट कभी ये भाप ही नहीं पाया कि तुम भी सीक्रेटली मुझसे प्यार करते हो जैसे कि मैं तुमसे करता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारे क्लोज आऊँ, ऐसे तुम्हें गले लगाऊँ जैसे अभी मैं लगा सकता हूँ। देन वो दोनों गले लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर क्रिश एंड उषा की शादी हो जाती है। भले ये मैरिज हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, बट ये दोनों कपल हैप्पीली एवर आफ्टर है। एंड इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। जिसने मुझे ये स्टोरी का आइडिया दिया था उसने मुझे नॉर्मल बीएल मतलब ओमेगा वर्ड्स ना करने के लिए बोला था एंड बायोलॉजिकली दोनों मेल होने चाहिए जैसे कि है इसमें। आई होप तुम्हारा मतलब स्टोरी पसंद आया होगा, मतलब जिसने मुझे आइडिया दिया है उसको पसंद आए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आई होप उसको भी पसंद आया होगा एंड जो लोग देख रहे हैं उनको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।